दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का स्पेशल प्रोग्राम। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरें इस वीडियो में। मेरा नाम है जैद। आइए आपको बताता हूं देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों को इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। गाजा में इजरायली हमले में एक परिवार के 10 लोग समेत 23 की मौत। यूएन ने सहायता रोकने पर जताई इजराइल से नाराजगी। पिछले महीने हमास के साथ युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद इजराइल ने गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए। अब तक इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हमले में एक ही परिवार के 10 लोग समेत 23 की मौत हो गई। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर से गाजा में आ रही मदद रोकने पर इजराइल से नाराजगी जताई है। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। गाजा पट्टी में गुरुवार रात को हुए हमले में एक परिवार के 10 लोग समेत 23 की मौत हो गई। वहीं गाजा में पिछले 6 सप्ताह से मदद आ रही बंद होने पर संयुक्त राष्ट्र ने नाराजगी जताते हुए इजराइल की आलोचना की है। इसके चलते गाजा पट्टी में लोगों को खाने पीने भी नहीं मिल पा रहा है। कई जगह तो पानी तक का संकट पैदा हो गया है। अब बात करते हैं, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन को बदले की भावना से की है कार्रवाई, बताया है। कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोप पत्र के समय पर सवाल उठाए हैं और इसे गुजरात में हाल ही में हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन राज्य में राहुल गांधी के डेरा डालने और बिहार में नजदीक आ रहे चुनावों से जोड़ा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। ईडी ने आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा एजेंसी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल की 700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इनमें दिल्ली, बंबई और लखनऊ समेत कई राज्य शामिल हैं। अब बात करते हैं मौसम को लेकर। आज 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। राजस्थान में लू। बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के 20 राज्यों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बिजली और झारखंड के कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा असम, मणिपुर, मेघालय समेत सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है। अब बात करते हैं ईरान को लेकर। ईरान परमाणु बम के बेहद करीब पहुंच गया है। तेहरान पहुंचने से पहले बोले संयुक्त राष्ट्र निगरानी संस्था के चीफ, बताया ईरान का खतरा। इस्लामिक शिया मुल्क ईरान खतरनाक तरीके से परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने तेहरान रवाना होने के पहले ये चेतावनी दी है। अपनी तेहरान यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र निगरानी संस्था के प्रमुख ग्रासी ईरानी सरकार के अधिकारियों के साथ उनके गुप्त परमाणु कार्यक्रम में हाल ही के घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। ईरान के परमाणु बम को लेकर बोलते हुए ग्रासी ने फ्रांसीसी अखबार से कहा, ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत दूर नहीं, बहुत करीब आ गया है। यानी ईरान अमेरिका के बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है ईरान अमेरिका के लिए। अब बात करते हैं गाजा को लेकर। अब गाजा और हमास के साथ खड़ा हुआ मालदीव। इजराइल के खिलाफ उठाए ये बड़े कदम। गाजा में जारी इजरायली सेना के हमलों से मालदीव खफा हो गया। लिहाजा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजूद ने इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मालदीव ने इजराइल के पासपोर्ट धारकों को मालदीव में एंट्री पर बैन कर दिया। अब बात करते हैं नेतन्याहू के गुस्से से यहूदी भी नहीं बचे। नींद में सो रहे 550 इजरायलियों पर IDF ने गिरा दिया बम। इजरायली रक्षा बल IDF का एक लड़ाकू जेट गलती से गाजा सीमा के पास एक बम गिर गया, जिससे लगभग 550 इजरायली परिवारों में दहशत फैल गई। ये घटना नीर यतजाग के पास हुई, जहां पहले भी हमास का हमला हुआ था। IDF ने इसे तकनीकी खराबी बताया, लेकिन इस घटना से इजराइल में सुरक्षा चिंताओं में बढ़ोतरी हुई। पिछले साल भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। अब बात करते हैं अमेरिका और चाइना को लेकर टैरिफ पर। अमेरिका के नए टैरिफ पर चीन ने कहा, कोई ध्यान नहीं देंगे, शेयर मार्केट में तेजी। अमेरिका ने चीन पर नया टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 245% कर दिया। वहीं गुरुवार को चीन ने अमेरिका के नए टैरिफ का जवाब दिया। चीन पर लगाए गए नए टैरिफ का असर गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट में देखने को मिला। गुरुवार को मार्केट लाल निशान पर खुली, लेकिन बाद में तेजी आ गई। अब बात करते हैं हर देश के लिए हज कोटा कैसे तय करता है। सऊदी अरब इस साल भारत का निजी कोटा क्यों 80% कम हुआ। हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले हजारों भारतीय वीजे का इंतजार कर रहे हैं,
निजी ऑपरेटरों को लाखों रुपए देने के बावजूद इन लोगों को परेशानी जस की तस बनी हुई है। कई साल के इंतजार कर रहे लोगों को नहीं पता है कि इस साल वो हज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उन्हें हज जाने का मौका मिलेगा या नहीं। सऊदी अरब का हज के लिए भारत के निजी कोटे में बड़ी कटौती करना, इसके लिए सरकार और निजी ऑपरेटर एक दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। हालांकि भारत सरकार के कहने पर 10,000 लोगों का कोटा बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी हजारों लोगों की उम्मीद टूटना तय है। यहाँ हम बता रहे हैं कि सऊदी अरब हर साल हर देश के लिए किस आधार पर हज कोटा तय करता है। इस साल 4 जून से 9 जून के बीच होना है। हालांकि सऊदी अरब ने अचानक भारत के निजी हज कोटे में 80% की भारी कटौती कर दी, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से इस पर कार्रवाई की आग्रह किया। एक दिन के भीतर विदेश मंत्रालय के प्रयासों के चलते सऊदी अरब के अधिकारियों ने भारतीय यात्रियों के लिए 10,000 अतिरिक्त वीजा बहाल करने पर सहमति जताई, जिससे हज पर जाने वाले लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ। अब बात करते हैं कैसे तय होता है हज कोटा। दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में मुस्लिम धर्म में हज करना बहुत महत्वपूर्ण है। हज में हर साल 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों का मक्का पहुंचते हैं। इस दौरान 6 दिन तक चलने वाली हज यात्रा में कई रस्में शामिल होती हैं। इनमें से 180 से ज्यादा देशों के हज यात्री शामिल होते हैं। इन्हें संभालने के लिए हर देश का कोटा तय किया जाता है। ये कोटा हर देश में मुस्लिम आबादी के आधार पर होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1980 के दशक में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने अपनाया और तब से सऊदी अरब इसका पालन करता आ रहा है। हज कोटा प्रणाली के तहत किसी भी देश के प्रति 1000 मुसलमानों पर एक हज यात्री और 10 लाख आबादी पर 1000 यात्रियों का कोटा मिलता है। सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया को सबसे ज्यादा यानी 2.5 लाख लोगों को हज करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया। न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा है कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है उन्होंने कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। न्यायालय ने कहा है कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, केवल 5 पर सुनवाई होगी। अब बात करते हैं वक्फ बिल पर नहीं थम रही सियासत। फिर बिफरी ममता बनर्जी, सऊदी अरब का जिक्र कर पीएम मोदी पर बोला हमला। वक्फ बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इसको लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को राहत देते हुए 7 दिन में जवाब दाखिल करने का कहा। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं। एक बार उन्होंने फिर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन सऊदी अरब में आप मुसलमानों से मिलते हैं। इसके अलावा आप क्या कुछ करते हैं ये दुनिया देखती है। यानी ममता बनर्जी वक्फ बिल के खिलाफ हैं और सरकार को अड़े हाथ ले रही हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।